Hi students. Today in the series of important question from CBSE, I am going to discuss about coordinate geometry. This chapter is chapter 7. ठीक है, और हम लोग इसका डिस्कस कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ठीक है, सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए सबसे पहले इतना समझना तो ज़रूरी है, ठीक है, कि होता क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. आप लोगों को अभी तक सबको समझ में आया होगा कि ये एक एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस होता है. ठीक है, तो जल्दी जल्दी पहले मैं ये आपको बता दूं कि यहाँ पे क्या क्या टर्म्स होते हैं इम्पॉर्टेंट. जो वाई एक्सिस होता है वो परपेंडिकुलर हुआ, ठीक है, ये एक्स एक्सिस हुआ. वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट. वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट. ठीक है, एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं? एबसिशा. ओके, ये सबको पता होगा, फिर भी मैं, ठीक है, एबसिशा. ओके, ये जो पॉइंट है जहाँ पर दोनों कट कर रहे हैं ओ, ये होता है ओरिजिन. ओके, ये क्या हो कहलाया? पॉइंट ओरिजिन. तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जब एक दूसरे को कट करते तो इसका पॉइंट ही हमारा कहलाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रिलेशन. ओके, अब यहाँ क्या है? ये 4 क्वाड्रेंट में बटा हुआ है. ठीक है, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. ठीक है, तो यहाँ जो क्वाड्रेंट है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है. यहाँ जो भी पॉजिटिव होगा, ये दोनों एक्स एंड वाई का वैल्यू जो होगा वहाँ क्या होगा? पॉजिटिव होगा. ठीक है, यहाँ एक्स जो होगा वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा और वाई पॉजिटिव होगा. हमेशा याद रखते हैं कि जब भी हम, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो एक्स का पहले लिखते हैं, वाई का बाद में लिखते हैं. यहाँ दोनों नेगेटिव हो जाएगा. ओके, यहाँ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? दोनों नेगेटिव. और इस पॉइंट में एक्स तो हमारा पॉजिटिव ही रहेगा, वाई क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है, तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड विथ दिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देख लेते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले. ओके, इम्पॉर्टेंट फार्मूला में आपको दिख सकता है कि 2 फार्मूला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, 2 फार्मूला में एक होता है डिस्टेंस फार्मूला. डिस्टेंस फार्मूला मतलब क्या? किसी भी 2 पॉइंट, मान लो ये हमारा कोऑर्डिनेट्स है, तो इसके 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस. ओके, एक अगर ये ए है और ये बी है, तो ये डिस्टेंस फाइंड आउट कैसे करेंगे? कहीं से भी ये पॉइंट का फाइंड आउट करना. ठीक है, तो इस पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए क्या हमारे पास फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस फार्मूला. डिस्टेंस फार्मूला क्या बताता है आपको? कि रूट अंडर, ओके, रूट अंडर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. यहाँ आप कोई भी पॉइंट को x2 या x1 ले सकते हैं, इसलिए कोई आंसर में फ़र्क नहीं पड़ता है कि अगर आप पहले x1 ले रहे हैं या पहले x2 ले रहे हैं. ठीक है, तो ये हो गया आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. ठीक है, एक और फॉर्मूला है जो कहलाता है सेक्शन फॉर्मूला. सेक्शन फॉर्मूला मीन्स व्हाट? कि अगर मान लो कि ये एक लाइन है, ए बी एक कोई लाइन है, और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 2 पार्ट में, m/n के रेशियो में. ठीक है, अब यहाँ जो आपका है वो x1 y1 है कोऑर्डिनेट्स, और ये कोऑर्डिनेट्स जो है वो अगर x2 y2 है. ठीक है, इसको हम लोग ले लेते हैं पॉइंट P. तो P का कोऑर्डिनेट्स अगर xy है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे ये xy? और यही फॉर्मूला हमारा क्या कहलाता है? सेक्शन फॉर्मूला. ये फॉर्मूला क्या कहलाएगा? सेक्शन फॉर्मूला. ठीक है, अब देखो सेक्शन फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए क्या मिलता है? सेक्शन फॉर्मूला. ओके, यहाँ क्या हो जाएगा कि ये जब हम कोऑर्डिनेट P के लिए फाइंड आउट करेंगे तो P x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा. ठीक है, यहाँ देखो ये ध्यान रखना है कि जो x1 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे n से, और जो x2 है उसको मल्टीप्लाई करते हैं m से. तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग?
x1 इंटू n प्लस x2 इंटू m डिवाइडेड बाय m प्लस n। ठीक है, और जो p के लिए y फाइंड आउट करेंगे वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, y1 इंटू n प्लस y2 इंटू m डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो ये था हमारा सेक्शन फॉर्मूला। ओके, अब यहाँ बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन के बारे में। तो क्या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, बिकॉज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ओनली फॉर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, नॉट द ऑल द क्वेश्चंस। ओके, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में एक जो आपका इम्पॉर्टेंट होता है वो आता है सेंट्रॉइड फाइंड आउट करने। ठीक है, कि किस तरह से हम सेंट्रॉइड फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, ये क्वेश्चन जो है वो आर डी शर्मा से है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन लिया है मैंने, द फाइंड द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। सर्कम सेंटर मीन्स क्या, कि अगर हम उस पॉइंट से सर्कल बनाएं तो वो हमारा जो है 3 वर्टिसेस के साथ रेडियस देगा। ठीक है, तो अब इस तरह से हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अगर मान लो कि लेट द पॉइंट्स ऑफ वर्टिसेस आर ए बी एंड सी ट्रायंगल के कोई 3 वर्टिसेस हैं। ठीक है, और पॉइंट जो है वो पी क्या है हमारा, सर्कम सेंटर। पी क्या है, सर्कम सेंटर। सही है, तो अब हमारे पास क्या बनेगा, 3 इक्वेशन जो इसका फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा कि ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी पी स्क्वायर इज इक्वल टू सी पी स्क्वायर। थोड़ा क्वेश्चन ये जो है वो लेंदी है, टाइम टेकिंग है, बट स्कोरिंग भी है और इजी है कैलकुलेशन, अगर आप इसको समझ लें अच्छे से तो। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसको फॉर्म करना। अब आपके पास 3 इक्वेशन फॉर्म होगा। 3 इक्वेशन कैसे फॉर्म होगा, ए पी। ठीक है, तो पी का कोऑर्डिनेट जो है हम लोग ले लेते हैं एक्स एंड वाई। पी का कोऑर्डिनेट क्या लेते हैं, एक्स एंड वाई। तो ए पी कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए के लिए आपके पास क्या पॉइंट है, एक ये पॉइंट है ए के लिए। ठीक है, ये हो गया बी के लिए पॉइंट और ये हो गया सी के लिए पॉइंट। ठीक है, तो ए पी के लिए क्या लिखेंगे आप लोग, अभी अभी देखा था। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला में यूज करेंगे, तो ए पी इज इक्वल टू, ठीक है, ए पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर x2 माइनस x1। तो यहाँ लिख सकते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम रूट रिमूव करेंगे तो ये ए पी स्क्वायर हो जाएगा, और हम लोग को क्या चाहिए, ए पी स्क्वायर चाहिए, तो रूट को रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, अब ये इक्वेशन क्या फॉर्म हो जाएगा हमारा, ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ डायरेक्टली। ठीक है, ये याद रखेंगे, यहाँ जो है वो क्या हो रहा है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है, y प्लस 3 का होल स्क्वायर हो रहा है। तो जब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर से इसको हम फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x होता है 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 2 तो 4x। ठीक है, और प्लस 4, सही है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab तो 3 इंटू 2 6, तो 6y। ओके, एंड प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू 3 9। ठीक है, अब ये इक्वेशन हमारा बन गया, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन। इस तरह से हम लोग ए पी स्क्वायर, बी पी स्क्वायर एंड सी पी स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जब ए पी स्क्वायर, बी पी स्क्वायर एंड सी पी स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो आप क्या देखोगे कि अब चले आते हैं हम लोग बी पी स्क्वायर पर। ठीक है, चलिए अब लिख लेते हैं बी पी स्क्वायर। ठीक है, बी पी स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर
अब रूट तो रिमूव कर लेते हैं क्योंकि हम डायरेक्ट यहाँ पर स्क्वायर ले रहे हैं। सही है, स्क्वायर फॉर्मूला में होता है डायरेक्ट जब आप बीपी ले रहे हैं। तो यहाँ जो हमारा पॉइंट था P, ठीक है, B के लिए क्या देखेंगे, -1 और 0। B के लिए क्या लिया था हमने, -1 एंड 0। तो यहाँ क्या लिख लेंगे, x -1 माइनस माइनस करेंगे तो ये +1 हो जाएगा। तो x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y + 0 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, ये जो इक्वेशन फॉर्म होगा इसको लिख लेते हैं यहाँ। ठीक है, इज इक्वल टू x² + 1 + 2x + y² प्लस ये तो 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर बस y² रह जाएगा। ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, और इसी तरह से हम इक्वेशन 3 बनाएंगे CP²। ठीक है, तो CP² के लिए जब आप इक्वेशन फॉर्म करोगे तो वहाँ पर C का वैल्यू कितना लिया था आपने, देख लेते हैं उसको। ये जो हमारा था C के लिए था 7 और -6। ठीक है, तो 7 और -6 के साथ आप जब लेंगे तो आपका जो इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा x² + 49, ठीक है, -14x + y², ठीक है, प्लस y² हो गया। ठीक है, क्योंकि 7 2 = 14 हो गया, 7 7 = 14 हो गया। ठीक है, और ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, y² + 36, 6 6 = 36। ठीक है, और ये प्लस हो जाएगा 12y। सही है, ये बन गया आपका इक्वेशन 3। ठीक है, और इस तरह से अब हमारे पास क्या था, BP² = CP²। तो लिख सकते हैं आप फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 आप क्या लिखोगे यहाँ पर, x² + 49 -14x + y² + 36 + 12। हमने सॉल्व नहीं किया है इसको क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर हम लोग को रिड्यूस करना ही है। ठीक है, लिख सकते हैं इसको x² + y² + 1 + 2x। ठीक है, अब देखो दोनों साइड में हमारा x² y² है तो दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इस साइड में क्या रह जाएगा, ये जो 2x है इसके पास हम ले आते हैं 14x को। तो यहाँ नंबर में आपके पास कितना है, नंबर है 36 और ये 49। ऐड कर लीजिए 36 और 49 को। ठीक है, ये हो जाएगा 85। ठीक है, और कितना रह गया यहाँ पर, + 12y। ठीक है, तो 85 = क्या करेंगे, इस साइड में तो y है नहीं, यहाँ कितना नंबर है, ये है 1। ठीक है, तो ये नंबर 1 आ जाएगा आपका इस साइड में, ये -1। ठीक है, 85 - 1 = हो जाएगा क्या हमारा, 2x + 14x। ठीक है, और इधर क्या है, 12y। ठीक है, -12y। ये हो जाएगा 84 = 16x - 12y होगा। अब यहाँ क्या है कि सब 4 से रिड्यूस हो रहा है, जब भी ऐसा हो तो सबको 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, इससे इक्वेशन क्या होगा, थोड़ा आसान हो जाएगा। ये हो गया हमारा 3y, ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा 21। ठीक है, तो जो फाइनल इक्वेशन बना आपके पास वो क्या बना, 4x - 3y = 21। ये लिख लेते हैं हम इक्वेशन 4। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्या है, इसको मैं थोड़ा इरेज करती हूँ ऊपर से सो दैट कि मैं यहीं पर बना सकूँ। ठीक है, जो हमारे पास क्वेश्चन था, इक्वेशन जो था वो क्या था,
इक्वेशन 2 एंड 3 हमने यूज़ किया था, तो इक्वेशन 1 एंड 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब वो दोनों को इक्वलाइज करो। तो जब दोनों को इक्वलाइज करेंगे तो जो हमारा इक्वेशन फॉर्म होगा, एक इक्वेशन फॉर्म हुआ 4x - 3y = 21, और जो दूसरा इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा 9x - 3y = 36। तो इसको लिख लेते हैं इक्वेशन 5, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 4, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 4 अब क्या लिख लेंगे हम लोग, 9x - 3y = 36, ठीक है। और ये था 4x - 3y = 21। इसको सब्ट्रैक्ट कर लो। सब्ट्रैक्ट इसलिए कि y एलिमिनेट हो जाए, यहाँ से हमारा y एलिमिनेट हो गया, तो ये क्या मिल गया, 5x = 15। तो देयरफॉर x क्या हो जाएगा, 15/5 = 3। तो एक आंसर मिल गया आपको, x = 3। चलिए यहाँ लिख लेते हैं, p के कोऑर्डिनेट्स में x मिल गया 3। अब हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, y। तो इस वैल्यू x को वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, ओके, put the value of x in equation, ठीक है, 4 कर लेते हैं, 4। तो ये हो जाएगा 4 × 3 - 3y = 21 होगा ना। तो 12, यहाँ -3y = 21 - 12 होगा। ये हो जाएगा y = ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, y = 9/-3, ये हो जाएगा -3, ठीक है। तो हमने देखा इस तरह से हमारा जो p था उसके लिए कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गया, x मिल गया 3 और y मिल गया -3। तो यही होगा आपका आंसर, ओके। Yes, now come to question number 2. This is a point P divide the line segment joining the points A. Coordinate of A is 3 and -5. Coordinate of B is given -4 and 8, such that AP by PB is equal to K by 1. If P lies on the line x plus y is equal to 0, you have to find out K. Okay. So for this question, फर्स्ट आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन। देखो है क्या कि ये तुम्हारे पास एक लाइन है, ओके। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस लाइन, ए बी, पॉइंट थ्रू है ए बी, ठीक है। यहाँ हमारे पास कोई भी एक पॉइंट है पी, ठीक है। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, इसका रेशियो दिया ये के और एक 1, ए पी बाई। अब यहाँ ले लो पहले तुम एक्स एंड वाई रख लो इसका कोऑर्डिनेट्स पी का, ठीक है। यहाँ गिवन है x + y = 0, ठीक है। तो यहाँ भी क्या लिख सकते हैं, x = -y, इसको याद रखेंगे, ये सॉल्व करने में काम देगा, ओके। और क्या लर्न रखना है, a है हमारा 3 and -5, सही है। और b क्या है, -4 and 8, राइट। सो नाउ यू हैव टू फाइंड आउट the ratio. If P lies on the line x plus y, find the value of K. Okay, so ये value आपको find out करना है। Is it okay? चलिए अब क्या देखते हैं, हम लोग ने देखा था डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया था, अब सेक्शन फार्मूला यूज़ करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या यूज़ करेंगे, सेक्शन फार्मूला, ओके। अब देखो, अब हम लोग के पास ये लाइन है, ओके। सेक्शन फार्मूला में मैंने क्या बताया था कि x अगर फाइंड आउट करना हो तो x = क्या लेंगे हम लोग, x के लिए 4 को मल्टीप्लाई करेंगे k से और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से,
ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 3 × 1 प्लस -4 × k डिवाइडेड बाई k प्लस 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 - 4k बाई k प्लस 1, सही है, ये आ गया x के लिए। अब y के लिए क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, ठीक है, y में क्या करेंगे, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे k से और -5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो -5 × 1 प्लस 8 × k डिवाइडेड बाय k प्लस 1, सही है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, -5 प्लस 8k डिवाइडेड बाय k प्लस 1, ठीक है। और अब हम लोग यूटिलाइज करेंगे इसको, बिकॉज इट वॉज गिवन कि द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो जब x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 हो तो x क्या हो जाएगा, y का अपोजिट। ओके, सो नाउ वी कैन राइट x इज इक्वल टू, यहाँ जो हमारे पास x का वैल्यू है उसको क्या लेंगे, x है 3 - 4k बाई k प्लस 1 इज इक्वल टू, माइनस यहाँ डाल लेते हैं, और y का वैल्यू हो गया -5 प्लस 8k डिवाइडेड बाई k प्लस 1, ठीक है। अब k प्लस 1 यहाँ भी है, k प्लस 1 यहाँ भी है, जब दोनों साइड डिनोमिनेटर हो तो उसको हम लोग कैंसिल कर लेते हैं। अब क्या लिख सकते हैं, -4k यहाँ रहेगा और -8k। अब देखो ये जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, -8k, और ये क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जब इस साइड आएगा ये k तो ये हो जाएगा -8k, इस साइड आकर के हो जाएगा +4 8k। ओके, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ है -5 को मल्टीप्लाई करेंगे, -5 × -5 ये हो गया +5। ओके, और ये है हमारा 3, इस साइड जाकर के क्या हो जाएगा, ये -3, सही है। 8k इज इक्वल टू 2, 8k नहीं 4k, क्या हो जाएगा, ये 8 - 4 कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4k। तो 4k इज इक्वल टू 2, ठीक है, देयरफॉर k इज इक्वल टू 2/4, दैट मीन्स 1/2, सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में इफ़ 2 वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम आर गिवन है 3 2 एंड -1 0 एंड द डायगोनल कट्स एट 2 and -5, फाइंड द अदर वर्टिसेस। तो यहाँ पैरेललोग्राम को समझने के लिए हम लोग को ये देखना होगा कि किस तरह से पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। ओके, कि मान लो अगर ये हमारा पैरेललोग्राम है और ये है A B C and D, ठीक है, और ये जो पॉइंट है वो है 2 and -5, ठीक है, ये 2 and -5 हो गया। अब पहले हम लोग ले लेते हैं इसको XY, ठीक है। अब इसको अगर हम XY लेते हैं, इसको ले लेते हैं X1 Y1, ठीक है। तो ये दो कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करना है। इन दोनों कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करने के लिए आप क्या लिख सकते हो कि मान लो आपको D का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है फॉर D, इसको मैं 2 पार्ट में बताती हूँ, ठीक है। फॉर D हो गया तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा मिड पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ जो B का कोऑर्डिनेट है वो कितना है, -1 and 0 है। तो हम लोग क्या लेंगे, x फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ x क्या होगा, ये पॉइंट है x, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम लोग पहले लिखते हैं कैसे, x - 1 ओके डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2। क्यों,
क्योंकि ये मिड पॉइंट हो गया, ये -1 है, ठीक है। तो यहाँ x -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 जाके उसमें मल्टीप्लाई होगा तो 4, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 5, 4 + 1 तो ये 5 हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं हम इसके y को, ठीक है। तो यहाँ y के लिए क्या हो जाएगा, ये 0 है और ये y है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 0 + y डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू क्या है, -5 है। तो y इज इक्वल टू -5 × 2 इज इक्वल टू -10, ठीक है। तो इस तरह से हमने फाइंड आउट किया अपना d का कोऑर्डिनेट। d के कोऑर्डिनेट में क्या क्या मिला, y मिला -10 और x मिला 5, ठीक है। इसको लिख लेते हैं, 5 एंड -10, सही है। अब सिमिलरली फाइंड आउट करेंगे c के कोऑर्डिनेट को। c के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करने के लिए क्या देखना है, x अगेन। तो जो हमारा a का कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 3 और 2। a के कोऑर्डिनेट में क्या है, यहाँ पर 3 और 2, ठीक है। तो आप फाइंड आउट कर लेते हैं इसको। ये हो जाएगा हमारा क्या, 3 + x1 / 2 इज इक्वल टू क्या, 2। तो देयरफॉर x1 इज इक्वल टू, ये 2 से जाके इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 × 2 = 4 -3, ये 3 जाकर के इधर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करेगा, तो ये हो जाएगा 1, ओके। अब y फाइंड आउट कर लेते हैं। y के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, y1 और ये रहा आपका 2, तो 2 + y1, 2 + y1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू -5 है। तो देयरफॉर y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5 × 2, ठीक है। और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे -2। समझ में आया, ये वैल्यू क्या मिल जाएगा हम लोग को, ये मिल जाएगा -10 - 2 इज इक्वल टू -12, ठीक है। तो जो आपका आंसर मिला वो मिल गया 1 और -12। तो आपके पास d का कोऑर्डिनेट मिल गया 5 और -10, ठीक है, और c का कोऑर्डिनेट मिल गया 1 और -12, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।